क्लास वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के मैटर इन सराउंडिंग का एक टॉपिक जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं और दूसरा टॉपिक स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। क्लास 9th में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे डिफिनीशन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं लेटेंट हीट का या जैसा डिफिनीशन आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया स्पेसिफिक हीट का, दोनों को हम सेम जैसे जैसे दिया है वैसे मगअप कर लेते हैं। तो अगर हम लेटेंट हीट के टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स होगा। स्पेसिफिक हीट कितनी क्वांटिटी होगा, क्या अमाउंट होगा, डिफिनीशन, दोनों जब हम एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं एग्जाम में तो प्रॉब्लम क्या होती है हमको कि कभी कभी हम लेटेंट हीट की जगह स्पेसिफिक हीट लिख देते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक हीट की जगह लेटेंट हीट लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने जो भी टेक्स्ट बुक में दिया गया उसको एज इट इज़ याद कर लिया है, बट आपको यहाँ कुछ याद नहीं करना है। आपको इसके पीछे का जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसके पीछे का जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लेटेंट हीट में वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज़ किए जाएंगे और स्पेसिफिक हीट में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहली बात, लेटेंट हीट के अंदर वो कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसको हम लोग जानेंगे। तो जो एक छोटा सा आपको मुहावरा याद रखना पड़ेगा, मेरी टोपी, मुहावरा भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा लाइन है, मेरी टोपी या मुझसे क्या करो आप, मुझसे टीपो या मेरी टोपी या कुछ याद रखो इस तरह से। अब इसका मतलब क्या होता है, यही फंडामेंटल पॉइंट आपके डिफिनीशन में आने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो आपने याद किया है या आपको भूलना है नहीं, यही मेरी टोपी याद रखो आप। एम फॉर हो जाएगा आपका मास, जो मास रहेगा। लेटेंट हीट में जितने लेटेंट हीट 1 kg, मतलब लेटेंट हीट आपका 1 kg या 1000 ग्राम मास के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ये बात आपके डिफिनीशन में आना चाहिए। लेटेंट हीट में जो अमाउंट आप सब्सटेंस लेंगे किसी भी मैटर का, वो मैटर आपका या तो 1000 ग्राम हो या तो 1 kg हो, दोनों बात एक है, तो मास आपका यूज होगा। लेटेंट हीट के लिए जो बात हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाटएवर टेम्परेचर ऑफ मैटर, वो आपका टेम्परेचर उस मैटर का उस फेज में क्या होने वाला है, आपका फिक्स होने वाला है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात हम लोग करेंगे फेज के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर के बाद, यहाँ टेम्परेचर के बाद जो दूसरी बात आई उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है कि आप तो या तो मैटर आपका सॉलिड फेज में होगा, या तो मैटर लिक्विड फेज में होगा, या तो मैटर गैस फेज में होगा। तो मैटर आपका फेज, मैटर 3 फेज में होगा। मैटर एक साथ 2 फेज को ऑक्यूपाई करेगा। जब मैटर सॉलिड में होगा तो उसी समय मैटर लिक्विड फेज में, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका लेटेंट हीट बाई फेज पे एप्लीकेबल है। लेटेंट हीट का जो डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग उसमें बाई फेज आएगा। बाई फेज मतलब जब लिक्विड होगा तो उसके साथ आपका गैस हो सकता है, लिक्विड, या हम कह सकते हैं जब सॉलिड होगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। जब लिक्विड होगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, आपका गैस हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या कोई मैटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ आपका हीट क्या हो रहा है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो डिफिनीशन में या तो हीट एब्जॉर्ब कहा जाएगा या तो हीट इवॉल्व किया कहा जाएगा। जब आपका बाई फेज सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, जब लिक्विड से गैस में जाएगा तब भी हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपका लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या गैस से लिक्विड में जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में हीट क्या होगा, आपका इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा। इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। तो ये बात आपको बढ़िया से समझ में आनी चाहिए कि आपका MTP याद रहे, मास आपका 1000 ग्राम होना चाहिए डिफिनीशन में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और मैटर 2 फेज में अवेलेबल होंगे जब भी हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। सॉलिड लिक्विड में होगा या लिक्विड गैस में होगा, लिक्विड सॉलिड में होगा, गैस लिक्विड में होगा। इतनी बात आपको होपफुली समझ में आई होगी। यही
तीन बातें आपके स्पेसिफिक हीट में भी जानी चाहिए। तीन बातें स्पेसिफिक हीट में क्या क्या जानी चाहिए आप ध्यान से देखिए। पहला, यहाँ भी हम मास की बात करते हैं, यहाँ भी मास की बात करेंगे, लेकिन मास आपका 1 ग्राम होगा। यहाँ पे मास 1000 ग्राम है और यहाँ मास 1 ग्राम है। और अगर दोनों में मास का हम डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों में मास का डिफरेंस आपका आता है 999 ग्राम का, है ना। इसका डेफिनेशन 1000 ग्राम पे होगा और इसका डेफिनेशन 1 ग्राम पे होगा। और रही बात टेम्परेचर का, टेम्परेचर या तो 1 डिग्री C इंक्रीज 1 डिग्री इंक्रीज करे, या तो टेम्परेचर आपका 1 डिग्री क्या करे, आपका डिक्रीज करे। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आइदर 1 डिग्री डिक्रीजेस और 1 डिग्री इंक्रीजेस, दोनों बातें हो सकती है। 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद जो तीसरी बात हम लोग करते हैं उसको फेज के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ फेज का क्या होगा आपका 1 फेज। 1 फेज का मतलब सॉलिड रहेगा तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड रहेगा तो लिक्विड ही रहेगा, और गैस रहेगा तो गैस ही रहेगा। कहने का मतलब आइदर 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इंक्रीज होगा और 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट क्या होगा आपका इवॉल्व होगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि टेम्परेचर आपका घट रहा है, बढ़ रहा है 1 डिग्री के रेशियो में, और जो मास रहेगा 1 kg, और यहाँ फेज आपका मोनो फेज रहेगा, बाई फेज नहीं रहेगा। जहाँ एक फेज की बात करेंगे वहाँ स्पेसिफिक हीट होगा, और जहाँ बाई फेज की बात करेंगे वहाँ आपका क्या होगा, आपका लेटेंट हीट होगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट, आप इसको नोट करें। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन लेटेंट हीट का। तो हम लोग जो बताया वो जो टर्म आना चाहिए आपका, मास आपका 1 kg आना चाहिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, और सब्सटेंस आपके बाई फेज में होने चाहिए। ये आपके लेटेंट हीट के डेफिनेशन में आना चाहिए। तो हमने कहा था हीट एनर्जी विच हैज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg सब्सटेंस। यहाँ आपका यहाँ क्या बढ़ना चाहिए, ऑफ 1 kg सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सिंपल सी इसको और एक हम कहते हैं लेटेंट हीट को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हिडन एनर्जी। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना। हिडन एनर्जी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और बेटर तरीके से। तो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज of 1 kg of substance from one state to another state is called latent heat। तो आपका यहाँ क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है कोई भी मैटर। तो 2 फेज आ गए, सॉलिड से लिक्विड में होना, लिक्विड से वेपर में होना। तो आपके 2 फेज आएंगे, सॉलिड लिक्विड फेज आएगा, लिक्विड वेपर फेज आएंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो केवल अगर लेटेंट हीट का डिफिनीशन आए और यहीं पे आप ऐड कर देते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 1 atm। 1 atm का क्या मतलब है भाई, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं या जहाँ आप इस लेक्चर को सुन रहे होगे या पूरी दुनिया की हम बात करते तो हर जगह आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। वो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एयर में जो गैसेस हैं उस गैस का प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो होपफुली आपको लेटेंट हीट का डेफिनेशन समझ में आया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट 1 atm, एट 1 atm दैट इज द कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अगर हम टाइप की बात करें तो आपने पढ़ा है इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, फ्यूज़न होता है आपका, वेपराइजेशन होता है। उसी में हम टाइप की बात करें तो लेटेंट हीट आर 2 टाइप। नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसको LF से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। दूसरा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 2 टाइप के हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में केवल हमको सीखना है
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। डिफिनीशन फिर एक बार बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो आप इसको नोट करिए, हम आपको बताते हैं तुरंत लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो डिफिनीशन देखिए आपके सामने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 atm। जो आपका जो बताया था MTP, वही आपको पता होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब यहाँ सारी बातें आ रही हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg, मास आ रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड आपका बाई फेज आ रहा है, और जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एक फॉर्मूला देखते हैं तो Q इक्वल टू MLF। Q क्या होता है, हीट रिक्वायर, जितनी हीट की हमको ज़रूरत है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए Q इसको कहते हैं। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी मास के बारे में बात करते हैं। और LF क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इट्स वेरी सिंपल। द अमाउंट ऑफ फ्यूज़न मीन्स क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। ये तो हम लोग टर्म पहले ही समझ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन बहुत आसानी से करें। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आप इसको नोट करिए। इससे इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट करके हमको आपको बताते हैं टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है। तो हमने आपको क्या बताया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये डिफिनीशन हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। और फॉर्मूला क्या बताया आपका, Q इक्वल टू MLF। यहाँ M क्या है आपका, मास है सब्सटेंस का, और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब इसी बात का हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने छोटे छोटे आइस क्यूब भर रखे हैं। इस आइस क्यूब को आप एक बर्नर के ऊपर रखेंगे। अभी बर्नर ऑन नहीं किया है। इनिशियल में जब बर्नर ऑन नहीं किया और जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, इनिशियल टाइम कुछ भी टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है, 20 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, कुछ भी टाइम हो रहा है, उस टाइम को हम जीरो मानते हैं। मतलब इनिशियल में हम लोग देखते हैं एट इनिशियल टाइम वट एवर टाइम, जीरो टाइम मान लेते हैं। डिफरेंस देख रहे हैं, जीरो टाइम पे जैसे अभी हमने बर्नर ऑन नहीं किया, उस समय अगर हम इस आइस के अंदर थर्मामीटर डालेंगे तो जो हमने टेम्परेचर रीड किया वो टेम्परेचर आपका -5 डिग्री C है। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमने फिर जैसे हमने ऑन किया बर्नर, इसको ऑन कर दीजिए। आपने इसको जैसे ऑन किया, इसके अंदर हीट सप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट के बाद थर्मामीटर की रीडिंग आई -4 डिग्री C, मतलब टेम्परेचर बढ़ा कुछ। फिर हमने 4 मिनट के बाद रीडिंग देखी तो हमारा रीडिंग हुआ -3 डिग्री C, टेम्परेचर और बढ़ रहा है। हमने देखा, जब 6 मिनट पे देखा तो फिर टेम्परेचर की रीडिंग आई थर्मामीटर पे -2 डिग्री C, -2 डिग्री C आई। इसका मतलब टेम्परेचर अभी और बढ़ा है। अगर हम 8वें मिनट पे देखते हैं, 8 मिनट के बाद थर्मामीटर में रीडिंग देखा आफ्टर 8 मिनट, तो हमने देखा कि जो रीडिंग आई है -1 डिग्री C आया है। और 10 मिनट में हमने देखा टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री C। इस 0 डिग्री C में हमने कुछ चेंज देखे। हम चेंज क्या देखे, जो हमने आइस लिए थे अब वो सारे आइस सॉलिड फॉर्म में नहीं है। कुछ आइस के मॉलिक्यूल आपके लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए हैं। इसी टेम्परेचर पे मैंने इफेक्ट देखा। मतलब हम 1 से लेके 8 मिनट तक टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन हम उस आइस में कोई चेंज नहीं देख रहे थे। जैसे टेम्परेचर आपका 0 डिग्री C हुआ, उसी टेम्परेचर पे आपका क्या हुआ, उसी टेम्परेचर पे कुछ आइस आपके लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट कर दिए हैं। मेल्ट होना मतलब पिघलना शुरू कर दिए हैं, अपने फेस को चेंज होना शुरू कर दिए हैं। मतलब उसी टेम्परेचर पे आपके कुछ आइस सॉलिड फॉर्म में होंगे और कुछ आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में हो गए होंगे। मतलब एक ही टेम्परेचर पे आपको 2 फेज मिल रहा है, सॉलिड भी मिल रहा है और लिक्विड भी मिल रहा है। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा
उसके बाद जो हमने देखा उससे हमको बड़ी हैरानी हुई। क्या हैरानी हुई? हमने जब 10 मिनट के बाद देखा 12 मिनट पे फिर थर्मामीटर डाला तो देखा टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सी है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे बीकर में कुछ आइस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम जब 14 मिनट के बाद आफ्टर 14 मिनट बाद हमने देखा तो देखा फिर थर्मामीटर में 0 डिग्री सी है, क्योंकि अभी एक आइस क्यूब रह गया था। तो मतलब हो क्या रहा है, ये एनर्जी जा कहाँ रही है? जो हीट मैं इसको दे रहा हूँ बार बार आइस को, भाई ऐसा नहीं है कि हमने हीट एनर्जी 10 मिनट के बाद देना नहीं शुरू किया, हमने 4 मिनट तक और कंटिन्यूस इसको हीट दे रहे हैं। तो हीट जा कहाँ रही, हीट छुप कहाँ जा रही, कहाँ हिडन हो जा रही है? उसी हिडन हीट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन वो हिडन हीट जा कहाँ रही, उस हिडन हीट का हम लोग पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग? देखते हैं, जो आइस के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में वाटर और वाटर के बीच में आपका कुछ बॉन्ड होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसीलिए आपका वो मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका ये आइस जो वाटर है सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो जो हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रहे? वो हीट आपके इस, सपोज करो ये है, इसका पिघलना हम समझ रहे, हीट कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। तो पहले ये टूटेगा, इसके बीच का ये बॉन्ड क्या हो गया? आपका टूट गया। तो ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है सेम समय पे। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब भी तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, बट वही एनर्जी आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब आपका जो सॉलिड के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और तुरंत सेम टाइम पे वही एनर्जी यूटिलाइज हो जा रही है कि आपके लिक्विड में बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो एनर्जी हम कंटिन्यूस दे रहे हैं वो एनर्जी उसी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में हिडन हो जा रही है, छुप जा रही है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हिडन हो जा रही है उस फेज के चेंज होने में, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। तो मतलब ये 0 डिग्री सी जो टेम्परेचर आया इस सॉलिड का मेल्ट होने का, उसी टेम्परेचर को इस सॉलिड का हम लोग क्या कहते हैं? आइस का हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये टेम्परेचर क्या होता है आपका? कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक सारे के सारे सॉलिड आइस लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सारे के सारे लिक्विड, अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि आफ्टर 14 मिनट, 14 मिनट के बाद सारा का सारा आपका लिक्विड सॉलिड किस में कन्वर्ट हो चुका था? लिक्विड में। और जब 16 मिनट, आफ्टर 16 मिनट मैंने 16 मिनट पे ये देखा तो 16 मिनट पे कोई भी सॉलिड नहीं था, सबके सब लिक्विड थे। और उस समय जब थर्मामीटर लगाया तो टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सी बता रहा था। तो टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सी बता रहा था, इसका मतलब है टेम्परेचर राइज किया। लेकिन जब तक ले हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तब तक टेम्परेचर थर्मामीटर का कांस्टेंट था। और वही कांस्टेंट टेम्परेचर आपका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का। द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। और यही रीजन है कि हर एक सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका फिक्स होता है। तो हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट का एक डिफिनीशन बता रखा है ना। आगे चल के आप क्लास 12th में इससे और बेटर डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट का पढ़ोगे, या मैं आपको ही अभी ये लेटेंट हीट का टॉपिक खत्म हो तो इसके बाद जो मेरा नया टॉपिक आएगा उसके बाद मैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को और एक अलग तरीके से डिफाइन करूंगा, जो आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब जो आपने वैल्यू लिया था, अगर उसी वैल्यू का हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखा है हमने कि टेम्परेचर हमारा, टाइम तो बढ़ रहा है। टाइम जब आपका 0 था तो टेम्परेचर आपका कितना था? आपका जब टाइम 0 था टेम्परेचर आपका -5 डिग्री सी था। टाइम बढ़ा आपका, टाइम हुआ आपका 2 मिनट हुआ। जब 2 मिनट हुआ तो टेम्परेचर आपका फिर से बढ़ा, -4 डिग्री सी गया। फिर जब टाइम आपका कितना हुआ बेटा? टाइम आपका 4 मिनट हुआ तो टेम्परेचर हो गया था आपका -3 डिग्री सी। जब टाइम आपका 6 मिनट हुआ था तो टेम्परेचर आपका -2 डिग्री सी। जब टाइम आपका 8 मिनट हुआ तो टेम्परेचर -1 डिग्री सी। टाइम आपका जब 10 मिनट हुआ तो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सी। टाइम आपका जब हुआ था 12 मिनट
तब भी टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सी। टाइम आपका हो गया 14 मिनट, तब भी टेम्परेचर आपका क्या हो गया था 0 डिग्री सी। मतलब आप जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड है, ये सॉलिड धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और एक ऐसा टाइम आया इस टेम्परेचर पे आपका ये सॉलिड किसमें, यहाँ 2 फेज मिल गए, सॉलिड भी मिल गया और क्या मिल गया आपका लिक्विड भी मिल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सब सॉलिड ही सॉलिड थे, यहाँ तक आइस ही आइस था, लेकिन यहाँ पे इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सी पे, इस टेम्परेचर पे आपके सॉलिड जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या हो गए, स्टार्ट हो गया। अब मेरा जो टाइम बीत रहा है लेकिन टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है। अब डिफिनीशन जाइए, हम डिफिनीशन में क्या बताया आपको, MTP आपको बताया है लेटेंट हीट कि किसी डिफिनीशन में चाहे फ्यूज़न हो चाहे वेपराइजेशन हो, ये टर्म हमको यूज़ करना है। MTP पे हमने क्या किया, मास जो मैंने आइस लिया था वो आइस कितना था आपका 1 kg था। टेम्परेचर देखिए आप 0 डिग्री सी, जब फ्यूज़न जब स्टार्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। और जो फेज़ की बात करें तो हम लोगों बाई फेज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ आपका सॉलिड भी मिल रहा है और लिक्विड भी मिल रहा है। जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो MTP, कोई भी वेपराइजेशन या फ्यूज़न कोई भी डेफिनेशन पढ़े, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए, MTP पता होना चाहिए। तो अब जो 1 kg आइस लिए थे उसका टेम्परेचर यहाँ जाके फिक्स हो गया और इसी टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर गया। और जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम कितना भी हीट सप्लाई करते रहें, टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा। अब देखिए बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, ये वैल्यू आई कहाँ से, वो हम कभी आगे क्लास में आपको बताएंगे। ये पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 1 kg आइस का कितना होगा। तो ये वैल्यू भाई बेटा अभी तो केवल आपको याद करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, हम इसका कैलकुलेशन बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आगे चल के हायर क्लासेस में हम आपको बताएंगे इसको। हो सकता है इसी में हम आगे किसी एक दिन एक लेक्चर बना दें आपके लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अगर हम आइस का 1 kg ऑफ आइस का देखेंगे तो अगर हम जूल में देखते हैं तो 3.35 × 10⁻⁵ जूल पर kg। अब इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो बहुत आसान है, 335 जूल पर ग्राम। और अगर इसी को हम कैलोरी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। इस तरह से हम लेटेंट हीट ऑफ 1 kg ऑफ आइस का फाइंड कर लिए। तो हमने आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट करके बताया, ये हीट जा कहाँ रहा है जो कंटिन्यूस हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट आपका बॉन्ड टूटने में और बॉन्ड बनने में यूज़ हो जा रहा है और हमको दिख नहीं रहा है। इसीलिए टेम्परेचर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब फेज चेंज हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, आपका कांस्टेंट हो जा रहा है। तो होपफुली आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न समझ में आया। अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।